हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, निश्चिंत होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अब मैंने निश्चिंत शब्द कहा तो उसको आप सोच रहे होंगे नहीं मैडम निश्चिंत नहीं, हम चिंता में हैं। नहीं करना है, फिकर नॉट। हम आ गए हैं आपके लिए एक और पेपर सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बेटा, आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका, मतलब कोर्स ए की बात कर रहे हैं हम। आज करेंगे हम हिंदी कोर्स ए सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 4। यस, इससे पहले 3 पेपर्स का सॉल्यूशन हम यहां कर चुके हैं और मैं आशा करती हूं कि आपने उन तीनों को बहुत ध्यान से देखा होगा और जो भी आपके मन में शंकाएं थी, जो भी डाउट्स थे, जो भी थोड़े थोड़े डर थे कि कैसे लिखेंगे कैसे करेंगे, अब उन शंकाओं से, उस डर से दूर जा रहे होंगे, उनको टाटा बाय बाय कह रहे होंगे, है ना? ओके, निश्चिंतता के साथ, एंजॉय के साथ वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और साथ ही साथ गंभीरता पूर्वक ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आने वाली परीक्षा 18 तारीख को है ना आपकी, तो जो परीक्षा आपकी होने वाली है हिंदी की, उसमें आप बहुत अच्छे से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपने उत्तरों को पूरा करके 40 में से 40 अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल। अब आप सोच रहे हैं मैडम 40 में से 40 अंक लाना तो बहुत मुश्किल है बेटा, मुश्किल तो है, लेकिन जहां कोशिशें हों, जहां एकदम जुनून हो और कुछ काम करने का 100% समर्पण भाव हो, वहां पर जो असंभव चीजें हैं ना, वो भी संभव होते नजर आती हैं। करेंगे आप, अवश्य करेंगे। आई होप, आई ट्रस्ट ऑन यू। अब सुनिए, पेपर नंबर 4 टर्म 2 परीक्षा का, और यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पेपर किस तरह से आने वाला है, कितने नंबर का होगा, कितने प्रश्न होंगे, कितने खंड होंगे, कौन से प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना होगा, सब कुछ। क्या पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक अर्थात क्षितिज और कृतिका दोनों में समान अंक होंगे, सब कुछ देखेंगे यहाँ। फिर चलेंगे हम खंड खा की तरफ, जो कि रचनात्मक लेखन है। रचनात्मक लेखन में 4 बिंदुओं को शामिल किया है। कौन कौन से बिंदुओं को? यस, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। तो इन चारों को डिवाइड किया है। 5 नंबर का अनुच्छेद है, 5 नंबर का पत्र है, 2.5 नंबर के 2 विज्ञापन है, मतलब 5 नंबर के ये भी हैं, फिर 2.5 नंबर के संदेश भी हैं, मतलब ये भी 5 नंबर के हैं। तो हमारा खंड खा भी 20 नंबर का है और खंड का पाठ्य पुस्तक भी 20 नंबर के हैं। तब कहीं जाकर हमारे 40 नंबर बन जाएंगे और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से वीडियो देखकर 40 में से 40 अंक लाने की कोशिश करेंगे। और जब परीक्षा का परिणाम आएगा तो मुझे बताएंगे आप कमेंट करके कि यस मैडम हमारे इतने नंबर आए, बहुत खुशी होगी हमें। आइए चलते हैं प्रश्न के समाधान के साथ ही हम शुरू करते हैं सैंपल पेपर 4 का सॉल्यूशन। देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पर आप पेपर को देखिए, और देखना और ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन और देखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमने देख लिया, देखना यह हुआ, लेकिन हमने अवलोकन किया, हमने ऑब्जर्वेशन किया। तो ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है ध्यान से देखना। ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा, अच्छा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, वहां तो बिल्कुल टर्म 2 परीक्षा लिखी रहेगी। कौन सा सन चल रहा है? 2021-22। द्वितीय सत्र टर्म 2, विषय हिंदी ए, कोड है 002। यस, ठीक है। सामान्य जो निर्धारित समय है वो 2 घंटे है, पूर्णांक है 40 और सामान्य निर्देश हैं इस तरह से, जिनको मैं अभी पढ़ने वाली हूं और आपको समझाने वाली हूं। तो ये होता है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। देखना अलग है, ऑब्जर्वेशन तो हमें देखना नहीं है, अवलोकन करना है। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन करना है उसका, और उसमें जो पूछा गया है वही हमें लिखना है। ठीक है, देखिए, कहने को ये सामान्य निर्देश हैं, लेकिन ये जो सामान्य निर्देश है ना, ये हमें बड़ा असामान्य सा बना देंगे, अर्थात हमें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक दिला देंगे। यदि हम इनका पालन करते हुए परीक्षा में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो बिल्कुल मैं 100% कहूंगी कि आप बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे। पहला है बिंदु, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार ही दीजिए। सभी प्रश्न करना है आपको,
उप प्रश्न में या सब क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो वहां निर्देश हैं, हम पढ़ेंगे अभी। और एक और बात, सभी प्रश्न जो दिए हैं उनको यथासंभव कोशिश कीजिएगा, मैं भी आपसे यही कहूंगी कि क्रमानुसार या सीरियल वाइज ही आप पेपर को सॉल्व कीजिएगा। क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि जब हम क्रमानुसार या सीरियल वाइज पेपर को सॉल्व करते हैं तो एक तो चेकर जब आपकी चेक करते हैं कॉपी तो बड़ा अच्छे से स्मूथली वो कॉपी चेक करते हैं, और जब कोई भी चेकर चेक कर रहा होता है और उसका माइंड एकदम कूल रहे तो नंबर भी अच्छे मिलते हैं। ये है साइकोलॉजी के अनुसार, देखें, है ना। दूसरी चीज कि हम भी पता, हमें यह रहता है कि हमारा कोई प्रश्न छूटा नहीं है, कोई प्रश्न रहा नहीं है, हम सब करते जा रहे हैं, तो दोनों के लिए अच्छी बात है, तो परिणाम के लिए भी अच्छी बात होगी, इसलिए सीरियल वाइज ही कीजिएगा। तीसरा है लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा। काटा पीटी नहीं करना है, अधिक छोटे या अधिक बड़े अक्षरों का प्रयोग नहीं करना है। कहीं कुछ काट दिया तो ये पेन नहीं चल रहा, दूसरा पेन, आराम से एक से पेन लेकर जाइएगा। बॉल पेन ले जाना है, ब्लैक और ब्लू, तो जो पेन आप लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं कहीं आपने जेल पेन से लिख दिया, कहीं आपने बॉल पेन से लिख दिया, ऐसा मत कीजिएगा। यूज कीजिएगा बॉल पेन तो उसी कंपनी के जो भी आप यूज करें, चाहे वो कोई सा भी हो, उसी के 2-3 पेन और यूज रखिएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया पेन, जब हम एकदम नया पेन ओपन करते हैं ना बेटा परीक्षा में, तो वो सही से नहीं चलता है और फिर हमें मुश्किल होती है कि ओह ये चल ही नहीं रहा, और हमारा फिर दिमाग अजीब सा होने लगता है। तो जो भी आप जिनसे 2-4 पेज लिख चुके हों, यदि आप परीक्षा के लिए पेन ले जा रहे हैं तो उनसे पहले 2-4 पेज लिख लीजिएगा, अर्थात जो भी अपना सैंपल पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो वो अच्छे से फ्लो में आ जाए, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी आएगी और पेन भी अच्छा चलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात है कि उसमें स्वच्छता भी बनी रहेगी। फिर अगला पॉइंट है, खंड का में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों का भी आपको उत्तर देना है। उप प्रश्न भी रहेंगे, सब क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, अगला है खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। विकल्प सब में दिए गए हैं। टोटल प्रश्न है हमारे कितने? 7। ठीक है, 3 है खंड का में, 4 हैं खंड खा में, टोटल हुए 7। उनमें आपको बहुत सारे, हर एक प्रश्न में विकल्प भी दिए जाएंगे, तो उन विकल्पों को ध्यान में रखना है और उसके आधार पर ही हमें उत्तर लिखना है। समझ आया? चलिए आगे चलें। पहला प्रश्न पर हम आ गए हैं, खंड का पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक अर्थात क्षितिज और कृतिका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिएगा, और 4 प्रश्न हमें लिखना है, 2-2 नंबर के प्रश्न है, मतलब 8 नंबर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है और दिए हैं 25 से 30 शब्द। एक लाइन में यदि हम देखें कि कितने शब्द हैं, 1 2 3, अभी मैं आपके अनुसार गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या एक लाइन में 12 शब्द आ जाएंगे? नहीं, इतना हमें नहीं लिखना है, क्योंकि प्रिंटेड बात अलग है, हाथ से लिखना बात अलग होती है। हमारी जो कॉपी रहेगी परीक्षा की वो इतनी इस तरह से रहती है। ठीक है, और परीक्षा की कॉपी में बिल्कुल मार्जिन बने हुए होते हैं, तो आपको अलग से मार्जिन बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत से बच्चे सप्लीमेंट्री लेने के लिए यहाँ पर भी मार्जिन बना लेते हैं, तो इट इज़ नॉट नीडेड, ये लापरवाही शो करती है आपको, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी आपकी कॉपी दी रहेगी उसमें आपको बस इसी हिसाब से लिखते जाना है, और यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से लिखते जाना है। मान लीजिए आपने एक पंक्ति में लिख दिए 8 शब्द, तो 8 तिये 24, 8 चौको 32, तो कम से कम आप 4 लाइन लिखेंगे 2 नंबर के प्रश्न में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। लखनवी अंदाज पाठ को आप अन्य क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? लखनवी अंदाज किसने लिखा था? यशपाल जी ने। तो लखनवी अंदाज पाठ को और आप क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों, बताइए। लखनवी अंदाज मतलब वहां पर उन्होंने लखनऊ के नवाबों के रईसी को दिखाने का प्रयास किया, झूठा प्रयास। नवाबी छिन जाने के बाद भी अपने आप को एक बड़ा सा मान लेना और झूठी शान में जीना, अहंकार में डूबे रहना, ये हमने इस पाठ में देखा है। तो इस पाठ में हम देखिए किस तरह से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं इस उत्तर में। आइए, मेरे हिसाब से इस पाठ का दूसरा नाम नवाबी शान होना चाहिए, क्योंकि इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। बिल्कुल। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के नवाबों जैसी है, जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक मिलती है। बिल्कुल, तो नवाबी शान इन्होंने नाम दिया है, बिल्कुल सही दिया है कि यहाँ पर वो अपनी झूठी शान ही तो दिखाना चाहते हैं।
ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे, कैसे सिद्ध कीजिए। यस, फादर कामिल बुल्के पाठ है हमारा गद्य खंड से मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। ये एक संस्मरण है, ना कोई कहानी है ना कोई कविता है, संस्मरण है। और संस्मरण क्या होता है? जो स्मृतियों से बनता है, यादों से बनता है। और कोई भी संस्मरण महत्वपूर्ण कब माना जाता है? देखिए, संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसको महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये जो संस्मरण है फादर कामिल बुल्के के जीवन पर आधारित, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां पर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो स्मृतियां हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। उन्होंने कोई भी काल्पनिकता इस पाठ में नहीं दर्शाई है। जो उनके साथ घटित हुआ था, जैसा व्यवहार या जैसा उन्होंने फादर कामिल बुल्के को देखा था, हूबहू वैसा ही हम सबके सामने पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के माध्यम से हम सबके सामने रखा है। अब यहां लिखा है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। कैसे कैसे माना जाए कि भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे, जबकि वे कहां के थे, कौन थे? जापान के रैम्स चैपल शहर में उनका जन्म हुआ था। धर्म से ईसाई थे फादर कामिल बुल्के, परंतु भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हुए। और एक बात बता दूं, हमने पढ़ा था कि वो बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे अपने ही देश में, जापान में। ठीक है, क्या पता क्यों इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष में, अंतिम वर्ष में उनके मन में आया कि मुझे संन्यास लेना है। और वहां पर ऐसा नियम था कि जो संन्यास लेता है उसकी एक शर्त मानी जाती है। अब जो शर्त उन्होंने रखी वो हैरत अंगेज करने वाली थी। बताया उन्होंने क्या शर्त रखी? कि मुझे भारत जाकर बसना है, भारत घूमने जाना है, ऐसी वाली शर्त नहीं रखी, भारत जाकर बसना है। सब दंग रह गए, दांतों में उंगलियां दब गई सबकी कि ये क्या हुआ भाई। परिवार है, माँ पिता सब, भाई बहन सब, भरा पूरा परिवार था। ऐसा नहीं कि वे इकलौते थे, अकेले थे, परंतु शर्त रख दी कि मुझे भारत जाकर निवास करना है। और चूंकि संन्यास लेने वाले की शर्त मानी जाती थी, इसलिए उनकी शर्त को भी मानना ही पड़ा। और वे भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित थे कि भारत में ही आकर बस गए। और यहाँ पर ना केवल बसे, बल्कि उन्होंने हिंदी भाषा को ऊंचाइयों तक लाने के लिए अथक प्रयास किए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास किए, हिंदी में शोध किया, है ना, और रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध किया था, हिंदी शब्दकोश तैयार किया था, बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया था, मातरलिंग के नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में अनुवाद नील पंछी के नाम से किया था। बहुत कुछ आकर उन्होंने यहाँ किया। आइए देखते हैं उत्तर किस तरह से लिखना है बेटा। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए थे। उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, ठीक है, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। भारत आकर उन्होंने हिंदी में एमए किया और हिंदी के विभाग अध्यक्ष भी रहे। हिंदी वालों के द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें बहुत दुख होता था। उपेक्षा मतलब समझते हैं? निंदा। जो रहते तो हैं, कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनकर उन्हें ऐसी लोगों की बातें उन्हें आहत करती थी और बहुत दुखी होते थे कि क्यों ऐसा करते हैं लोग। और ऐसे लोग जहां होते हैं वो मतलब किसी के भले नहीं हो सकते। जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं वो भला किसी का भला कैसे कर सकते हैं। उनकी इच्छा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। इसके लिए वह हर मंच से अपनी तकलीफ बयां करते। एक विदेशी होकर भी उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। सभी के साथ उनका रिश्ता एक बड़े भाई और पुरोहित की तरह था। इसीलिए लेखक ने उन्हें भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा है, क्योंकि अभिन्न मीन्स जो भिन्न ना हो, जो भारतीय संस्कृति से अलग ना हो, एक हो एकदम। इसलिए फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग माने जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बेटा। लिखा है, बिना विचार घटना और पात्रों की क्या कहानी लिखी जा सकती है? आप लेखक यशपाल के इस विचार से कहां तक सहमत हैं? आइए देख लेते हैं। हमारे मत से बिना विचार घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। हाउ कैन इट पॉसिबल? क्योंकि कहानी लिखने के लिए विचार तो होना ही है।
घटना भी होना ही है, कोई घटना नहीं होगी तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पर अंत करेंगे। पात्र घटना को संवाद के रूप में आगे बढ़ाते हैं तो पात्रों का होना भी अनिवार्य है। अब यहाँ पर लेखक ने इसलिए पूछा हमसे क्योंकि जो नवाब साहब थे, याद है ना, उन्होंने खीरे को कितने यत्न से काटा था, फिर जीरा मिला, नमक मिर्च भी भुरका था और खाने को हो ही रहे थे कि खाने से पहले ही उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिए थे और बिना खाए भी आराम से डकार ली थी। और ऐसा हम मतलब लेखक के सामने शो किया था, दिखावा किया था कि जैसे उनका पेट भर गया हो। फिर इसलिए लेखक सोच रहे हैं कि जब बिना खाए, बिना कुछ खाए डकार आ सकती है और भरे पेट जैसा आनंद हो सकता है, तो फिर बिना विचार, पात्र और घटना की कहानी भी लिखी जा सकती है। मतलब नहीं लिखी जा सकती, अर्थात वो दिखावा कर रहे थे। हमारे मत से बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये तीनों ही तत्व कहानी लेखन के आवश्यक तत्व हैं। जब तक कोई विचार मन में नहीं आएगा तब तक कहानी नहीं बन सकती। घटना कहानी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाती है और पात्रों के माध्यम से कहानी कही जाती है, तभी कहानी रोचक और सारगर्भित बन जाती है। अतः तीनों ही विचार, घटना और पात्र कहानी के मूल तत्व हैं। इसी का अगला प्रश्न 3 हमें करना है, 4 करना है। ओके, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मूल भाव समझते हैं, मेन क्या दिया है इसमें। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का जो शीर्षक है उसका अर्थ क्या है। जिस पाठ में फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व का वर्णन हो। कैसे व्यक्तित्व का? जिसके मन में दया, करुणा, परोपकार, ममता, वात्सल्य जैसे गुण लबालब भरे हों। लबालब मतलब एकदम भरे हुए हैं यहां तक, बिल्कुल। तो उस व्यक्ति को मानवीय करुणा की दिव्य चमक नहीं कहेंगे तो और भला क्या कहेंगे। यहां पर फादर कामिल बुल्के के जीवन से संबंधित कई घटनाओं को हमारे समक्ष लेखक ने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से वे जीवन जीते थे। संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन पारंपरिक सन्यासियों की भांति बिल्कुल नहीं थे। पारंपरिक सन्यासी कैसे होते हैं? एकांत में रहना, किसी से कोई रिश्ते नाते नहीं रखना। परंतु फादर कामिल बुल्के जिससे भी रिश्ता बनाते थे उसको जीवन भर निभाते थे। लेखक के साथ भी ऐसे ही रिश्ते थे उनके। उन्होंने, उनका जब बच्चा हुआ और उसका अन्नप्राशन संस्कार जब हो रहा था तो बड़े भाई की तरह फादर ने उसका अन्नप्राशन संस्कार कराया। और किसी को भी जब दुख में देखते थे तो उसकी कंधे पर सांत्वना भरा हाथ भी रखते थे, उसके दुख का निवारण करने का पूर्ण रूप से कोशिश करते थे। हर एक व्यक्ति जब फादर कामिल बुल्के से मिलता था ना तो उसे एक ठंडी शीतल छाया जैसा कुछ अनुभव होता था। इसीलिए लेखक ने उनकी तुलना देवदारू के छायादार और घने शीतल ठंडक छाया देने वाले वृक्ष से भी की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक का क्या भाव है। आइए देखें, पढ़ें कि किस तरह से हम लिखेंगे ताकि हमें 2 नंबर मिल सकें बेटा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक यह एक संस्मरण है। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि संस्मरण है। इसमें संस्मरण क्या होता है? जो स्मृतियों से बनता है। इसके माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फादर बुल्के का जीवन हम सब भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। फादर बुल्के विदेशी होते हुए भी भारत और भारत की भाषा तथा संस्कृति से बहुत अधिक जुड़े हुए थे, गहराई से जुड़े हुए थे। उन्होंने सदैव स्वयं को एक भारतीय कहा। जब भी उनसे पूछा जाता ना कि आपका देश कौन सा है, बोले मेरा देश तो अब भारत है और मैं भारतीय हूं। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत योगदान किया, अथक प्रयास किए। हम लोगों को फादर बुल्के के जीवन से यह संदेश लेना चाहिए कि जब एक विदेशी अनजान देश अनजान लोगों और भाषा को अपना सकता है तो हम अपने देश, अपने लोगों और विदेशी अनजान देश अनजान लोगों को और भाषा को अपना सकता है तो हम अपने देश, ये रिपीट हो गया है, हम अपने देश एवं अपने लोगों को और अपनी भाषा को क्यों नहीं अपना सकते। जब एक विदेशी मूल का होते हुए व्यक्ति, बात की गई है फादर कामिल बुल्के की, कि वो भारत को अपना सकता है, वो भारतीयों को अपना सकता है, भारत की भाषा हिंदी का सम्मान कर सकता है दिल से, तो हम तो भारतीय हैं, हम क्यों अपने भारत भूमि को नहीं अपना सकते? हम कैसे भारत माता का सम्मान नहीं करते? अतः हमें भारत भूमि और हमारी भारतीय भाषा अर्थात हमारी हिंदी भाषा का सम्मान करना होगा। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट,
कि मैं एक भारतीय हूं। अपने देश और राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तैयार होना चाहिए और हमें गर्व महसूस होना चाहिए, और गर्व है कि हम भारतीय हैं, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी की शिक्षिका हूं। मुझे गर्व है कि मुझे ये इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 25 से 30 शब्द आप समझ चुके हैं। एक लाइन में यदि 8 शब्द होंगे तो आपको 4 लाइन लिखनी है, और ये भी है हमारे कितने प्रश्न करना है हमें, किन्हीं 3 प्रश्नों के, ठीक है। और ये हैं आपके 3-3 नंबर के, ठीक है, 2-2 नंबर के ही है, ठीक है। 3 प्रश्नों को करेंगे। और अब देखिए, कन्यादान कविता में 2 नंबर के ही हैं बेटा ये। कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा? माने ऐसा क्यों कहा कि अंतिम पूंजी है? कितना प्रामाणिक था उसको दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। तो क्यों कहा है माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी? क्योंकि वो अब अपनी बेटी को वर पक्ष को सौंपने जा रही है। अब उसका जो जिगर का टुकड़ा वो किसी दूसरे के घर जा रहा है, तो माँ का हृदय जो है वो विकल्पित हो रहा है, और साथ ही साथ जो उसने अनुभव किया, ये जो समाज में चला आ रहा था, उससे भी माँ भली भांति वाकिफ थी। इसलिए अपनी बेटी को तरह तरह की सीख देती है कि लड़की हो, लड़की की तरह दिखाई मत देना, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, तो इनके लालच में मत आना। बहुत सारी सीख माँ अपनी बेटी को देती है। आइए देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे बेटा। माँ के लिए बेटी एक पूंजी की तरह होती है, अमूल्य पूंजी, अमूल्य संपदा, जिसको जन्म देकर वह पालन पोषण करती है और धन की तरह सहेज कर रखती है। सामाजिक परंपरा के तहत माँ को कन्यादान करना आवश्यक होता है। अतः जब वह कन्या को दूसरों के हाथों में सदा के लिए सौंपती है, तो उसको लगता है कि उसके वर्षों की पूंजी दूसरों के हाथों में चली गई है और अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। कन्यादान के समय माँ के दुखों की कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके मन पर क्या बीत रही होती है। समझ आया? आपको पता है ना बेटा, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से 4 चैप्टर्स हैं, 2 गद्य खंड से और 2 काव्य खंड से। गद्य खंड से है लखनवी अंदाज पाठ 12 और पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। काव्य खंड से भी हमारे 2 चैप्टर्स हैं, पाठ 5 उत्साह और अट नहीं रही है, और पाठ 8 कन्यादान ऋतुराज जी द्वारा। तो इन्हीं से हमारे प्रश्न आएंगे। अभी हमने गद्य खंड के देखे थे, अब हम काव्य खंड के देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न आया है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कौन कौन से अर्थों की ओर संकेत करता है? क्रांतिकारी का, वेरी गुड। नई ऊर्जा, यस वेरी गुड, बिल्कुल नया जोश, उमंग भरने वाले के रूप में। और बताइए, जल्दी बताइए। बादल गरजो ललित ललित काले, घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। हाँ, विद्युत छवि कवि नवजीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। आइए देखते हैं किस तरह से हम उत्तर लिखेंगे। और जब भी कोई विशेषता पूछी जाए या किस तरह से या किस प्रकार से, तो आप पॉइंट्स में उत्तर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। पॉइंट्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करते हैं। जब आप निम्नलिखित शब्द जोड़ देंगे ना जहां पर, तो उनको पॉइंट्स में लिखिएगा। पॉइंट्स में लिखने पर चेकर भी आसानी से आपके पॉइंट्स को देखकर आपको अंक दे सकते हैं, ठीक है। बादल पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है, ठीक है। बादल गर्जना कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है, बहुत सही। बादल नव निर्माण कर लोगों को नवजीवन प्रदान करता है, बहुत सही। बस हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं। उत्साह और अट नहीं रही है पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता में बादलों को आह्वान करके कवि बुलाते हैं जब धरती तप जाती है और हर एक प्राणी एक बूंद के लिए तरसते हैं, प्यास से व्याकुल। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की ओर संकेत किया है कि जिस तरह से जब संपूर्ण चारों तरफ समाज में जो शोषक वर्ग है वो प्रताड़ित करता है लोगों को, और किस तरह से हर एक प्राणी को लगता है कि कोई तो मसीहा आ जाए, कोई तो आ जाए जो हमारे प्राणों की रक्षा करे, और क्रांतिकारियों की गर्जना सुनकर
उनके मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उस पर भी उन्होंने संकेत किया है। उसी के साथ साथ उन्होंने बताया है अट नहीं रही है। यहाँ पर कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन ऋतु अर्थात वसंत ऋतु, जब प्रकृति में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, हरे हरे पत्ते, मतलब पतझड़ के बाद जो नए नए पेड़ों पर कोपलें आ जाती हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, है ना। तो यहाँ पर अपाट पाट शोभाश्री, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही मतलब फागुन की असीमित सौंदर्यता, असीमित सौंदर्य का वर्णन किया है जो समा नहीं रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। प्रकृति की व्यापकता, कि प्रकृति कितनी व्यापक है, कितनी बड़ी है, कितना रूप है इसका विराट, कैसे, वो इसमें हमें बताना है। आइए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे ताकि आपको 2 नंबर मिल जाएं। देखिए फिर यहाँ पर पॉइंट्स में प्रकृति की कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। जहां आप निम्नलिखित रूप लिखेंगे मींस आपको पॉइंट्स में उत्तर लिखना है। ओके, पेड़ पौधे नए नए पत्ते आकर खिलखिला रहे हैं, वेरी नाइस, क्योंकि नए नए पत्ते आ गए हैं। ओके, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है, बहुत बढ़िया। डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। बाग बगीचों में चारों तरफ हरियाली छा गई है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ ली हो, ऐसा लगता है मानो प्रकृति साक्षात स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप बन गई हो, है ना। इतना सुंदर लगता है। तो इनको आप पॉइंट्स में लिखेंगे और जब पॉइंट्स में हम लिखते हैं तो बेशक आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। बस ध्यान रखिएगा स्वच्छता का, लिखावट का, स्टार्टिंग से स्पीड में लिखिएगा बेटा। ऐसा नहीं है कि आपने आगे आने वाला जो खंड का है पहले जो आया उसमें तो बहुत अच्छे से लिख दिया और अब देखा कि अब 1 घंटा नहीं, बहुत कम समय रहा है तो हम खंड खा में ऐसा ऐसा गड़बड़ कर दें सब, और ये जब हो जाएगा तो अंक कटना हो जाते हैं शुरू। तो बहुत अच्छे से लिखिएगा, आराम से लिखिएगा। आराम से मतलब ये नहीं कि उसी में खो जाएं, स्टार्टिंग से सेम लगना चाहिए कि हाँ अभी, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप लिखकर भी देखिए, क्या आप 2 घंटे में पूरा पेपर अच्छे से 2 घंटे से पहले सॉल्व कर पा रहे हैं। 2 घंटे से पहले यदि आप घर में सॉल्व कर पा रहे हैं अर्थात आप वहां 2 घंटे में पूरा कर लेंगे। क्यों, परीक्षा हॉल है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि किसी दूसरे स्थान पर आए हैं, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा रखिएगा, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर, आइए चलते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा बेटा। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। क्यों माँ ने ऐसा कहा या क्यों कवि ने कहा कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, और ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आ सकती हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बताइए, ये जो पंक्तियां हैं आपने पढ़ी तो लड़की की जो छवि उभर कर आपके सामने आई है उसे बताइए कि क्या कहना चाहती है माँ। बताइए। यस, कि जब तक बच्चे माता पिता की छत्र छाया में रहते हैं उन्हें सुख का आभास तो होता है परंतु दुख क्या होता है नहीं जानते हैं। माँ के पास रहते हुए बेटी, यदि हम यहाँ बात करें कन्या की क्योंकि कन्यादान कविता है, तो वो अपने माँ के पास रहकर सब कुछ शिष्ट थी, शालीन थी, विनम्र थी, सारे अच्छे गुणों से ओतप्रोत थी। आइए पढ़ते हैं। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे सामने एक शिष्ट, सभ्य, मासूम, कोमल तथा नासमझ लड़की की छवि उभर कर आई है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, और यहां देखिए लिखा है नासमझ, धुंधला प्रकाश। जब कोई धुंधली सी या डिम लाइट होती है तो हम नहीं पढ़ पाते ना, सही से नहीं पढ़ पाते। इसी प्रकार से जब हम छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, जब हमें इस दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती, इट मीन्स कि हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, हम ना समझ है दुनिया के लिए। दुनिया हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी हमें अनुभव नहीं है, सब कुछ धुंधला सा है,
तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसलिए कहा है कि वह अभी नासमझ थी और जो अभी व्यवहारिक रूप से परिपक्व नहीं थी। परिपक्व मीन्स मैच्योर्ड नहीं थी। विवाह के सुख के पीछे छिपे दुखों से अनजान है। वो सिर्फ इन कल्पनाओं में खोई है कि शादी हो रही है, मैं बहुत अच्छे से सजूंगी, दुल्हन बनूंगी, नया परिवार, बहुत सारे नए जेवर, कपड़े, वस्त्र सब कुछ मिलेंगे। वो सिर्फ अच्छी अच्छी कल्पना तो कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि विवाह के बाद नया परिवार कैसा होगा, वहां के लोग किस तरह से व्यवहार करेंगे, वहां के रिश्ते। अब यहाँ तो केवल लाडली लड़की, प्यारी बच्ची, मेरी परी, ठीक है, ये सब थी। अब वहां पर ना केवल वो पत्नी ही बन रही है, बल्कि बहू, भाभी, चाची, मामी, अनगिनत रिश्तों में बंधने जा रही है। और उसे कुछ पता नहीं कि इन रिश्तों को निभाने में उसको कौन कौन सी भूमिकाएं अदा करनी पड़ेंगी और किस तरह की जिम्मेदारियां निभानी होंगी। ठीक है, विवाह के सुख के पीछे छुपे दुखों से इसलिए वो अनजान है क्योंकि मासूम है अभी। उसे वैवाहिक जीवन के सुखों का धुंधला सा एहसास है, लेकिन दुखों के एहसास एवं गहराइयों को तो वो समझती भी नहीं है। सुख का तो थोड़ा सा एहसास है कि शादी हो रही है, क्योंकि शादी में जाती हैं, कहीं भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है, सब जगह, हर जगह बहुत सुंदर, तो वो इससे थोड़ा थोड़ा सा आभास है उसे कि अच्छा है शादी। लेकिन शादी का बंधन बहुत अच्छा है, शादी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुखों से वो बिल्कुल भी 1% भी उसका कोई वो नहीं है, वो अनजान है दुखों से कि क्या होगा। इसलिए पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें बेटा। प्रश्न 3 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। 2 प्रश्नों के उत्तर 3-3 नंबर के प्रश्नों पर आ गए हैं। अभी हमने देखे थे 2-2 नंबर के प्रश्न। अब आ गई हमारी पाठ्य पुस्तक, पूरक पाठ्य पुस्तक। अब देखते हैं कि पूरक पाठ्य पुस्तक से कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। आपको पता है ना सिलेबस। पाठ 1 माता का अंचल, शिव पूजन सहाय, पाठ 1, ठीक है। पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक, रिटन बाय कमलेश्वर। पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, रिटन बाय लेखिका मधु कंकरिया। अब इन चैप्टर से ही आपके पास आएंगे 3 प्रश्न, और 3 प्रश्नों में से करने होंगे आपको 2 प्रश्न। 3-3 नंबर के हैं, लिखा है 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। जब हम 25 से 30 शब्दों में उत्तर दे रहे थे तो हम कितने लिख रहे थे, लगभग 4 या अधिक से अधिक 5 लाइन। अब चूंकि 60 शब्दों की बात है तो हमें 8-9 लाइन लिखनी होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि आप अपनी नाक ऊंची करने के लिए हमारा शाही तंत्र किस प्रकार के कार्य कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान से मैं एक बार और पढ़ती हूं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि अपनी नाक ऊंची करने के लिए हमारा शाही तंत्र या सरकारी तंत्र किस प्रकार के कार्य कर सकता है अपनी नाक को ऊंची करने के लिए। नाक यहां पर किसका प्रतीक है, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का। जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से सरकारी तंत्र अपनी नाक को कटवाने पर तुला था। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी मानसिक रूप से गुलाम थे। रानी एलिजाबेथ के आने की खबर सुनते ही पागल से हो गए थे, और जॉर्ज पंचम की बुत या मूर्ति या स्टैच्यू या लाट जो दिल्ली इंडिया गेट के पास लगी हुई थी, उसकी नाक कटी हुई थी। उसकी नाक लगाने के लिए क्या क्या हदें पार नहीं कर दी थी, ये आप भी परिचित हैं। तो यहां पर आप पूछा गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक हमारे शाही तंत्र पर एक करारा व्यंग है कि उसकी नाक बचाने के लिए हम अपनी इज्जत दांव पर लगा रहे हैं, वो भी उस विदेशी शासक की जिसने भारतीयों पर कई वर्षों तक राज किया, भारतीयों पर कई वर्षों तक अत्याचार किए। उसकी नाक, वो भी स्टैच्यू पर, मूर्ति पर लगाने के लिए हमने अपना मान सम्मान सब दांव पर लगा दिया। करारा व्यंग किया है लेखक कमलेश्वर जी ने कि आजादी के बाद भी हमारी गुलामी मानसिकता खत्म नहीं हुई है। इसके माध्यम से बताया है कि रानी एलिजाबेथ के भारत दौरे पर आने से शाही तंत्र में हड़कंप मच गया, और कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति बिना नाक के इंडिया गेट के सामने खड़ी थी। अब रानी आएगी तो क्या कहेगी, हमारी तो नाक चली जाएगी, जैसे अभी तो इनकी नाक बहुत बची हुई है। अतः अपनी नाक बचाने के लिए मूर्तिकार को आदेश दिया कि बिल्कुल मूर्ति के पत्थर के समान नाक खोज कर लाओ
और मूर्ति पर लगाओ। ये सब कुछ ऑर्डर दिए गए मूर्तिकार को। मूर्तिकार ने समझ गया कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, मतलब मूर्ख व्यक्ति हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो मूर्तिकार समझ गया था, पैसे से लाचार था, और उसने भी उनकी मूर्खता का बड़ा अच्छा फायदा उठाया और तरह तरह के उनके सामने हथकंडे अपनाते गए और शाही तंत्र या सरकारी तंत्र उसकी बातों को मानता गया। उसने पहले तो कहा फाइलों में देखना पड़ेगा कौन से पत्थर की नाक है, फिर भारत के दौरे पर जाऊंगा, खानों का दौरा करूंगा, अनुमति मिल गई। ना मिलने पर उसने कहा महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनकी नाक टटोलूंगा, यदि नाप का साइज मिल गया तो उनकी नाक ले जाऊंगा काट कर। अनुमति मिल गई। उन सब की नाक बड़ी होने के साथ, अर्थात उनका भारतीयों का सम्मान बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा होने के साथ, उसने ये तक शर्त रखी कि बिहार के सेक्रेटेरिएट में जो छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए थे उनकी जो स्टैच्यूज थी या मूर्तियां थी उनकी नाक जरूर फिट हो जाएगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं। परंतु क्या हुआ था, उन छोटे छोटे बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से कई गुना बड़ी निकली, अर्थात हर एक भारतीय का सम्मान उस विदेशी शासक से कई गुना बड़ा था। और अंत में जो उसने कहा और सरकारी तंत्र ने जो मान लिया वो तो शर्मसार करने योग्य था। उसने क्या कहा मूर्तिकार ने कि 40 करोड़ जनता है साहब, किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर मूर्ति पर लगा देते हैं। उसका कहना कह दिया उसने, लेकिन जो सरकारी तंत्र का जो उत्तर था वो तो शर्मसार करने वाला है कि उसको अनुमति मिल गई कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर मूर्ति पर लगा दो। अब बात कर रहे हैं कि हमारी नाक कहां रह जाएगी, नाक बची ही कहां है जो रह जाएगी। ठीक है, मूर्तिकार ने सभी महापुरुषों की मूर्तियों की नाकें टटोली, देश में हर राज्य में गया, हर पहाड़ पर, कहीं भी उस नाप की नाक नहीं मिली और ना ही पत्थर मिला। अंत में 40 करोड़ की जनता में से जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा दी गई। इस प्रकार शाही तंत्र अपनी नाक बचाने के लिए जनता की नाक काटने से भी नहीं झिझकता है और बात करते हैं कि हमारा सम्मान कहां रह जाएगा, हमारी नाक कहां रह जाएगी। तो इस तरह से आप पाठ के सार को, पाठ की समरी को और वीडियो को और जो समझाया है मैंने उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखिएगा। कैसे आपको 3 नंबर नहीं मिलते हैं, जरूर आपको 3 नंबर मिलेंगे। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण बच्चों का बचपन शहरी बच्चों से अधिक प्रफुल्लित और आनंद देने वाला होता है, क्यों? पाठ माता का अंचल के आधार पर लिखिए कि किस तरह से लेखक शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन का वर्णन किया था, किस तरह से उन्होंने अपने खेल खिलौने पिताजी के संबंधों का हमारे सामने वर्णन किया है, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ किस तरह के वो अटखेलियां करते थे और अंत में जब विपत्ति का समय आया या संकट का समय आया तो वो पिताजी के पास ना जाकर माता के आंचल में छुप जाते हैं, ये भी हमने देखा। तो अब आपको बताना है कि ग्रामीण बच्चों का बचपन शहरी बच्चों से अधिक प्रफुल्लित क्यों होता है, क्यों, क्या कारण है? जबकि शहर तो बड़े विकसित होते हैं ना, शहर में तो सभी आना चाहते हैं ना, हमें शहर जाना है, शहर में जाकर पढ़ाई करना है, या पढ़ाई कर ली तो हमें और बड़े शहर में जाकर अपनी जॉब करना है, और यूं चलते हैं हम शहर के हैं। आपने सुना, देखा था ना 9th में, मेघ आए बड़े बंधन के सवर के, पाउन जो आए हो गांव में शहर के। तो शहर को बड़ा सा एक विकसित सा माना जाता है, फिर भी गांव के बच्चों का जो जीवन है वो शहर के बच्चों से अधिक आनंददायी कैसे होता है, आप बताइए। गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए खेलने के लिए सिर्फ 4 दीवारें ही नहीं होती हैं, वो खुलकर बाहर भी खेलते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं। उनके खेलने के लिए सिर्फ मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक या वीडियो गेम्स ये नहीं होते हैं, बल्कि वो उन्हें जो चाहिए वो खेलते हैं, खूब फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और उनके परिवार वाले भी उनका साथ देते हैं। देखा था ना भोलानाथ के पिताजी भी किस तरह से भोलानाथ के खेलों में शामिल हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए, अब नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे मैडम यदि हम शहर में रहते तो इसमें हमारी क्या गलती, हम क्या करें? नो, हम जैसे हैं जहां हैं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे। ठीक है, तो हम जो हैं वो बेस्ट है, हम उसी को बेस्ट करेंगे ना, और अच्छा और अच्छा और अच्छा करेंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार से निराशा को पनपने नहीं देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तर कैसे लिखेंगे। ग्रामीण बच्चों के बचपन में और शहरी बच्चों के बचपन में बहुत अंतर होता है।
ग्रामीण अंचल में शहरों की तरह आधुनिक तकनीक के खिलौने नहीं होते और ना ही घर के अंदर बच्चों के खेलने के लिए किसी भी प्रकार के खेल खिलौने होते हैं। बच्चे सारा दिन घर से बाहर मित्रों के साथ धूल, मिट्टी, खेत, खलिहानों में ही अपने खेल खेलते हैं, प्रकृति के समीप रहते हैं। घर से बाहर मित्रों के साथ उनका बचपन ज्यादा आनंद देने वाला और प्रफुल्लित होता है, क्योंकि उनको माता पिता व किसी और की कोई रोक टोक ही नहीं होती और ना ही किसी अनुशासन में बंधे रहने की आवश्यकता होती है। स्वच्छंद होकर बच्चे अपने क्रियाकलाप करते हैं, स्वयं अपने लिए खिलौने मिट्टी से बनाते हैं और उनका जीवन शहरी बच्चों की तुलना में अधिक रचनात्मक भी होता है। ठीक है, अपने हाथों से खेल खिलौने बनाना, मिट्टी के गुड्डा गुड़िया बना लेना, गाड़ी, ट्रैक्टर, बहुत सारी चीजें बना लेना, हम भी ऐसे ही खेलते थे, इसलिए मुझे अपने बचपने की याद आ गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे तो 3 नंबर अवश्य मिलेंगे बेटा। चाय बागान के दृश्यों को देखते समय लेखिका के खुशी से चीख पड़ने का क्या कारण था? लेखक या लेखिका? लेखिका मधु कंकरिया जी, पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। क्यों? जब लेखिका ने चाय के बागानों में युवतियों को बोकू पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ती हुई देखा तो लेखिका कैसे चीख पड़ी थी? क्यों चीख पड़ी थी? डर लग गई थी, आगा डर गई थी वो। उन्होंने कहा ओ ये क्या हो रहा है, ऐसे चीख पड़ी थी? खुशी से चीख पड़ी थी। एक विस्मय, एक आश्चर्य, एक हर्ष देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ था कि इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, इतनी सुंदर सुंदर युवतियां, लिखा है उन्होंने कोमल आटे की सी काया, और वहां पर सारे दिन काम करती हैं और उनके चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं होती है, कोई शिकायत नहीं होती, प्रफुल्लित होकर अपने काम को करती हैं। आइए देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे बेटा। चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ने में मशगूल थीं, लीन थीं, व्यस्त थीं। उनका यौवन नदी की तरह उफान ले रहा था, युवतियां थीं, ठीक है, तथा उनका गुलाबी चेहरा परिश्रम करने से दमक रहा था। परिश्रम करने से दमक रहा था, आप सोचो। और अधिकतर लोगों को क्या लगता है कि काम करेंगे तो हम बोझिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितना अच्छे से हम काम करते हैं उतना अच्छा हमारी जो मन और तन वो प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्नचित रहता है। कहते हैं ना, जितना हम घिसेंगे उतना ही चमकेगा, सोने को जितना तराशा जाएगा उतना ही चमकेगा, उतना ही शाइन करता है, हीरा हो या सोना। तो अपने आप को आलस के घेरे में कभी मत डालिएगा, हमेशा नित्य प्रतिदिन काम कीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए कैसे आप में स्फूर्ति आती है। यही कुछ वहां देखा उन्होंने। सघन दमक रहा था। एक युवती चटक लाल रंग का बोकू पहने हुई थी। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम एवं सात्विक आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था, जिसको देखकर मंत्रमुग्ध सी लेखिका खुशी से चीख पड़ी कि ओ इतना सौंदर्य, कितना सौंदर्य, असीमित सौंदर्य। तो वो जो दृश्य था उसको देखकर लेखिका खुशी से झूम गई थी और चीख पड़ी थी। क्लियर? ओके, चलते हैं हम खंड खा की तरफ। खंड का मतलब 20 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब चल रहे हैं हम खंड खा की तरफ, जिसमें भी हमारे 20 नंबर हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन है। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में निबंध वो लिखना है। अनुच्छेद नंबर 5, अंक 5, ठीक है। निबंध हमने लिखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, जब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो निबंध होंगे। अब निबंध का छोटा एक भाई आ गया है जो अनुच्छेद है। निबंध 10 नंबर का आता था, अनुच्छेद 5 नंबर का है। निबंध में भी संकेत बिंदुओं का पालन करते थे और अनुच्छेद में भी संकेत बिंदु रहेंगे। संकेत बिंदुओं के होने से वो स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, एक उसमें एक फॉर्म आ जाता है कि किस तरह से हमें शुरू करना है और कहाँ से हमें अंत करना है, ठीक है। तो पहला है पर्यावरण संकट, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव। कैसे हम संकेत बिंदु कौन कौन से होंगे? भूमिका, प्लास्टिक की आवश्यकता और उपसंहार। भूमिका के अंतर्गत क्या लिखना है बेटा? हमें इंट्रोडक्शन देना है कि हम ये जो टॉपिक है उसके अंतर्गत क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। प्लास्टिक की आवश्यकता, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो प्लास्टिक पर निर्भर हैं।
तो प्लास्टिक की आवश्यकता को भी दर्शानी होगी कि क्यों इतना अधिक प्लास्टिक यूज कर रहे हैं हम, कुछ तो जरूरत होगी ना, तो वो भी बताना है। अब उपसंहार, हमें वो भी बताना है कि फायदे के साथ साथ क्या क्या नुकसान है और किस तरह से प्लास्टिक के यूज को रोका जाए, वो बताना है। उपसंहार मीन्स कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है? आत्मविश्वास एक दिव्य गुण। यस, आत्मविश्वास जहां है वहां आत्मनिर्भरता अपने आप आएगी और आत्मसम्मान की भावना भी आ ही जाएगी। भूमिका, आत्मविश्वास का अर्थ और उपसंहार, ठीक है। अगला टॉपिक है समाचार पत्र संचार का सुलभ तंत्र। समाचार पत्र जो है किस तरह से संचार का, कम्युनिकेशन, ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा तंत्र है या एक आइडिया है, किस तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से हम घर बैठे ही दुनिया देश की खबरों को जान सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रहा है वो जान सकते हैं। तो सब में भूमिका और उपसंहार बिल्कुल रहता ही रहता है, क्योंकि स्टार्ट भी करना है, अंत भी करना है, और बीच में जो रहेगा हमारा एक बिंदु या दो बिंदु, उसमें हमें उनका अर्थ और आवश्यकता लिखनी होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि 5 नंबर हमें किस प्रकार से मिलेंगे, अंक विभाजन कैसे होगा। 3 बिंदुओं, 3 अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 150 शब्दों में लिखना है। अब यहाँ पर 150 शब्दों को गिनने की आवश्यकता नहीं है, आप गिनने में अपना समय बर्बाद ना करें। 150 शब्द जब आप लिखेंगे तो कैसे करना है 150 शब्द, बताइए। हमने देख लिया था कि 4-5 लाइनों में 25-30 शब्द हो रहे थे, 8-9 में हो रहे थे हमारे 60, ठीक है। अब 60 दूनी 120 है, मतलब 1 पेज और 2 पेज, 2 पेज तक हमें अनुच्छेद लिखना है और 2 पेजों में उसका उपसंहार अर्थात कंक्लूजन भी कर देना है। तो हमें बिल्कुल गिनने की फिर आवश्यकता नहीं होगी, 150 शब्द मान लिए जाएंगे और आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे यदि आप इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। भूमिका, विषय वस्तु और भाषा, ठीक है, किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, किस तरह की भाषा का आप प्रयोग करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि काटा पीटी कर रहा है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि वो अच्छे से जो भी आपकी कॉपीज चेक करेंगे वो बहुत अच्छे प्रफुल्लित मन से आपकी कॉपी चेक कर सकें, ठीक है। आइए चलते हैं, पहला है पर्यावरण संकट, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव। प्लास्टिक एक रासायनिक पदार्थ है जिसे मिट्टी सैकड़ों वर्षों में भी गला नहीं पाती। कितने भी वर्ष क्यों वो मिट्टी में ना दबा रहे, परंतु वो गलता नहीं है और उसकी कोई खाद वाद नहीं बनती है, वो जैसा का तैसा रहता है। ऊपर से मिट्टी जहां पर उसको छुपाया गया हो या जहां है, वो मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। यहां जहां कहीं भी मिट्टी या पानी के आसपास होता है उस जगह को अनउर्वर, मतलब अनफर्टिलाइज बना देता है वो। वर्तमान में जहां एक और प्लास्टिक के प्रयोग ने जिंदगी सुविधाजनक बनाई है, तो वहीं दूसरी ओर उस सुविधा ने पर्यावरण की दृष्टि से कितनी बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं, इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। लेकिन हम सभी प्लास्टिक से इस कदर से आदी हो चुके हैं, उसके इस कदर से गुलाम हो गए हैं कि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर संकट बन चुका है। प्लास्टिक कचरे की रिसाइकिल करना सुगम नहीं होता है। पर्यावरण की दृष्टि से जहां बेहतर तकनीक वाली रिसाइकलिंग इकाइयां नहीं लगी होती हैं, वहीं रिसाइकलिंग के दौरान पैदा होने वाले विषैले धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है। अब जो कचरा इकट्ठा होता है शहर से बाहर थोड़ी दूरी पर, जो कचरा या जो वस्तुएं रहती हैं जो रिसाइकिल नहीं हो सकती, जिन्हें पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता, उनको फिर जलाया जाता है और जो विषैला धुआं निकलता है उससे बहुत प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण और वायु से हम सब सांस लेते हैं तो फिर तरह तरह के रोगों से हम पीड़ित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हमारे लिए हैं, हमें लगता है कि प्लास्टिक सुविधाजनक है, वही हमारे लिए हानिकारक और जानलेवा भी हो जाता है। प्लास्टिक का कचरा नालियों और सीवेज व्यवस्था को बिगाड़ता है। यदि कहीं प्लास्टिक फंस गया तो ना तो वो सड़ेगा ना वो गलेगा, ऊपर से सब कुछ चोक कर देगा और बहुत मुश्किलें होती हैं। फिर नदियों में भी इनकी वजह से बहाव पर असर पड़ता है। पानी के दूषित होने से मछलियों और अन्य जलचरों की मौत तक हो जाती है। प्लास्टिक में नदियों के जरिए यह कचरा समुद्र में भी पहुंचकर जल प्रदूषण फैला रहा है। प्लास्टिक बहुत हानिकारक है, अत्यधिक हानिकारक है। इसके यूज को हमें रोकना होगा।
जो हम फ्रिज के लिए बॉटल्स लेकर आते हैं या टिफिन बॉक्स में प्लास्टिक यूज़ करते हैं, धीरे धीरे उन्हें हमें ख़त्म करना होगा, उनका यूज़ कम करना होगा। और जब हम कम करेंगे तो एक ना एक दिन हम समाप्त कर ही देंगे, लेकिन कदम तो उठाने होंगे, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि कदम ही नहीं उठाएंगे तो यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ जाने के लिए कदम तो उठाना पड़ेंगे। तो अर्थात हमें थोड़ा सा प्रयास तो करना होगा, प्लास्टिक को यूज़ करने से हमें अपने आप को रोकना होगा। कूड़े में पड़ी प्लास्टिक थैलियों को खाकर आवारा पशुओं की बड़ी तादाद में मौतें भी हो रही हैं। ठीक है, गाय या कोई भी पशु जब वो कहीं खाने के लिए ढूंढते हैं और प्लास्टिक या पॉलीथीन मिल जाती है और यदि वो उन्होंने खा लिया तो उनसे उनकी मौत भी हो जाती है। इसके लिए क्या करना है? प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को बचाने के लिए जनमानस को जागरूक किया जाना चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए और इसके लिए जन आंदोलन चलाया जाना अब अति आवश्यक जान पड़ता है। जन जन को जागृत करना होगा, अवेयरनेस लानी होगी कि किस तरह से ये जानलेवा है और हमें इनसे बचना होगा। आजकल व्यापारी जन अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बेधड़क प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, अतः उन्हें भी इस संदर्भ में जागरूक और सावधान करने के अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बेधड़क प्लास्टिक का प्रयोग करना, अतः उन्हें भी इस संदर्भ में जागरूक और सावधान करने की आवश्यकता है। यदि सब परस्पर निश्चय कर लें तो प्लास्टिक का प्रयोग सुगमता से निषेध हो सकता है, लेकिन हम सबको ठानना होगा। कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हम सबको प्लास्टिक के प्रयोग को बंद करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा। जब हम खरीदेंगे नहीं तो प्लास्टिक की जो कंपनीज हैं वो बनाना बंद कर देंगी ना बेटा। अभी सब कुछ बिक रहा है तो सब आराम से चल रहा है और हमें लगता है ठीक है, सही तो है, हम यूज़ तो करना है, लेकिन हानिकारक तो है और वो एकदम से कुछ भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे जब होता है तो खतरनाक वाला मोड़ ले लेता है और तब हम फिर हड़बड़ाते फिरते हैं कि क्या हुआ और डॉक्टर्स तक उस जड़ को नहीं ढूंढ पाते जहां हमारी बीमारी छुपी होती है। इसलिए हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन का यूज बंद करना होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम लिखेंगे तो हम आराम से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आत्मविश्वास एक दिव्य गुण। आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता है और ये एक दिव्य गुण क्यों है? क्यों आत्मविश्वास को दिव्य गुण कहा गया है? आत्मविश्वास के सहारे भला हम कर क्या सकते हैं? क्या आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है? कुछ भी कर सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, आत्मविश्वास हमें सबसे अलग बनाता है। आत्मविश्वास हमें लाखों की भीड़ में तारे की सितारे की तरह चमकाता है। कहते हैं ना, आसमान में तारे तो कई रहते हैं और चांद सिर्फ एक रहता है, और आत्मविश्वास के माध्यम से हम भी चांद की तरह खिल सकते हैं। आत्मविश्वास क्या है वही हम इसमें लिखने वाले हैं। इस आज मैं पढ़ने वाली हूं और आप सुन लीजिएगा। तो वो परीक्षा में आना ना आना वो एक अलग बात है, लेकिन अपने अंदर इन गुणों का पालन करना ये जरूरी है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य के लिए एक ऐसा दिव्य गुण है जिस पर वह आरूढ़ हो देवत्व को प्राप्त करता है। देवत्व मतलब सारे सुखों को प्राप्त कर सकता है वो। और अपने आप पर जब हम विश्वास करते हैं, अर्थात आत्मविश्वास करते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता है हमें। हर कार्य को हम सीखना भी चाहते हैं और उसको अंजाम देकर ही छोड़ते हैं। ये है आत्मविश्वास की शक्ति। अपने अंदर आत्मविश्वास को निर्मित करके हम कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। आत्मविश्वास शब्द जो 2 शब्दों आत्म और विश्वास से बना है, जिसका अर्थ है स्वयं पर किया गया भरोसा, अपने आप पर भरोसा, अर्थात अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य पर किया गया विश्वास। हमें पता है कि हमारे अंदर ईश्वर ने कई गुणों को शामिल किया है, बशर्ते कि हम उन गुणों को उजागर तो करें, उन गुणों को देखें, तो थोड़ा सा अपने अंदर अपने गुणों को झांकने की कोशिश तो करें कि आखिर हम में क्या है। जब हम अपने गुणों को जान लेंगे, परख लेंगे, तो आत्मविश्वास अपने आप धीरे धीरे विकसित होता जाएगा और वो आत्मविश्वास हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अतः इनमें कोई 2 मत नहीं है कि आत्मविश्वास एक दिव्य गुण है तथा इसके द्वारा बड़े से बड़े संकट का सामना करके व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। ठीक है, आत्मविश्वास व्यक्ति को आशावादी बनाता है, जिससे उसके अंदर धैर्य, त्याग,
आत्मबल, सहिष्णुता आदि गुणों का समावेश हो जाता है। तो आत्मविश्वास एक दिव्य गुण है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई अति नहीं है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं, एक तो उनके चेहरे पर अलग चमक होती है और वो किसी के भी सामने अपने विचारों को व्यक्त करने से झकपकाते नहीं हैं या डरते नहीं हैं। उन्हें पता है कि हाँ, यस आई कैन डू इट, और मैं कर सकता हूं। ये गुण उसी में विद्यमान होंगे जो आत्मविश्वासी होगा। मेरे बच्चों, अपने अंदर आत्मविश्वास को डेवलप कीजिए, विकसित कीजिए, फिर देखिए आप किस तरह से धीरे 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 अपनी हर एक परेशानियों को या मुश्किलों को या बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। परीक्षा में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। बस आत्मविश्वास रखिएगा कि हमने वीडियोस देखे हैं। यस, आप ये सोचिएगा कि हमने सॉल्व किया है ना, अब डरने की क्या बात है। यस, मैं परीक्षा में बहुत अच्छा करके आऊंगा, और फिर देखिएगा आप बहुत अच्छा करके आएंगे। मुझे बताइएगा कि मैडम बहुत अच्छा पेपर गया। जब आपके अंक आएंगे तब भी मुझे बताइएगा कि मैडम इतने अंक प्राप्त हुए, हम मिलकर सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है, आइए और देखते हैं क्या है आत्मविश्वास। अब देखिए, जिसमें यदि कभी उसके जीवन में संकट के पल आते भी हैं तो उसके आत्मविश्वास के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना आई हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। यदि नहीं आई है तो आने वाली है, क्योंकि सुख दुख, सुबह शाम, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम यदि सुखी हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम उसका सामना कर लेंगे, डरना नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना, हम पर हमें विश्वास है कि यस आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी। मैं भाई अपने आप पर भरोसा रखता हूं, और जो भरोसा है हमें उन मुश्किलों से पार लगा कर ही रहता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हमें परिचय मिलता है कि आत्मविश्वास के बलबूते पर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं। बछेंद्री पाल, नाम सुना ही होगा आपने। बछेंद्री पाल के आत्मविश्वास ने उन्हें एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचाया है, तो सचिन के आत्मविश्वास ने उन्हें क्रिकेट जगत का देवता बनाया है। आत्मविश्वासी तो है ये। इतिहास के पन्नों में लिखे स्वर्णिम नामों में चमक होती है आत्मविश्वास की। जिनमें आत्मविश्वास होता है उनका नाम होता है ऊपर। व्यक्ति को यदि जीवन के आसमान पर प्रखर सूर्य बनकर चमकना है तो उसे स्वयं की शक्ति को पहचानकर स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इस दिव्य गुण के सहारे उसका तेजस्वी बनना निश्चित है। सत्य ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस तरह से हम आत्मविश्वास का लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। समाचार पत्र संचार का सुलभ तंत्र। समाचार पत्रों से आप भली भांति बिल्कुल परिचित हैं कि समाचार पत्र अर्थात संचार के साधन, संचार के साधनों में समाचार पत्र भी शामिल है। अब आइए, क्यों ये सुलभ तंत्र है, सुविधाजनक कैसे है, क्या फायदे हैं समाचार पत्रों के, और इसके माध्यम से हमें क्या क्या जानकारी या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आइए देखते हैं बेटा। आज भी प्रायः हर शिक्षित व्यक्ति भारतीय घरों में सुबह सुबह चाय के साथ साथ समाचार पत्र की बेचैनी से प्रतीक्षा करते हैं, और सबको यही प्रतीक्षा रहती है कि समाचार पत्र आए ताकि समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते चाय की चुस्की ली जाए। समाचार पत्र मानव की प्रगति का इतिहास दिखाने वाला संचार का सबसे सस्ता, विश्वसनीय और अति महत्वपूर्ण साधन है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह एक देश में बैठे लोगों को दूसरे देशों से जोड़ता है। वर्तमान में संचार के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने अद्भुत सफलताएं अर्जित की हैं, परंतु समाचार पत्र का महत्व आज भी उसी रूप में विद्यमान है। कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे समाचार पत्र ना हो तब भी काम हो सकता है, परंतु समाचार पत्र अपनी जगह वहीं पर बनाए हुए है, उतना ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद इस क्षेत्र में प्रतिदिन नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। समाचार पत्रों की प्रिंटिंग हो या खबरों का आदान प्रदान हो, अब घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। समाचार पत्र फिर भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। समाचार पत्र केवल खबरों का आदान प्रदान ही नहीं करता, अपितु इनके द्वारा विविध प्रकार के ज्ञान का संचार भी होता है, कम्युनिकेट भी होता है एक जगह से दूसरी जगह। अनेक प्रतियोगिताओं की तैयारी में इससे बहुत ही सहायता मिलती है। करंट अफेयर्स हो या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो समाचार पत्र इसमें बहुत सहायक होते हैं। समाचार पत्रों का नियमित अध्ययन करने से भाषा ज्ञान भी पूर्ण होता है। भाषा में बहुत सारे शब्दों का भंडार आ जाता है हमारे मस्तिष्क में।
और जो हमारी रीडिंग स्किल है, वाचन या पठन कौशल है, उसमें भी विकास होता है। अब तो संसार की सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा है। सभी भाषाओं में लोग जब तक सुबह समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ का अवलोकन नहीं कर लेते, तब तक घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं कि पहले समाचार पत्रों जरा एक नजर डाल तो लूं। एक सुविचार भी आता है हर एक समाचार पत्र में, आपने देखा है ना, एक कॉर्नर में बिल्कुल सुविचार लिखा होता है। तो समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाएं सबसे विश्वस्त होती हैं। समाचार पत्र का महत्व सार्वकालिक है, जो हमेशा रहेगा। समाचार पत्र जैसे प्रमुख या मुख्य अपना स्थान कायम किए हुए थे, आज भी उसी तरह से अपना स्थान कायम किए हुए हैं और आगे भी अपना महत्व यूं ही बरकरार रखेंगे। तो ये हो गया समाचार पत्र पर अनुच्छेद। ठीक है, चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अपनी छोटी बहन को जल का महत्व समझाते हुए जल बचाओ पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। दूसरा है, आपके क्षेत्र में, अथवा है, अथवा का मतलब या तो आपको ये करना है या तो ये करना है। आपके क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं। इन पौधों के रखरखाव और जीवित रखने के लिए वन अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में सुझाव पत्र लिखिए। बताइए कौन सा पत्र है ये और ये कौन सा पत्र है, जल्दी बताओ। छोटी बहन को जल बचाओ पर सुझाव देना है, बताना है उसको जल का महत्व। ये कौन सा पत्र है, औपचारिक है या अनौपचारिक? अनौपचारिक, वेरी नाइस। ठीक है, यहां पर ये आया अनौपचारिक। और दूसरा वाला पत्र कौन सा है, क्योंकि यहां पर लिखा है अपनी छोटी बहन के लिए, तो ये अनौपचारिक। जबकि ये लिखा है आपके क्षेत्र में वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे, इनका रखरखाव जीवित करने वन अधिकारी, अधिकारी मीन्स ऑफिसर, ऑफिसर मीन्स ऑफिशियल लेटर, तो ये है औपचारिक। ठीक है बेटा, अब समझ में आया औपचारिक और अनौपचारिक। तो इस तरह से एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र भी आ सकता है, लेकिन आपको दोनों पत्रों की जानकारी संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। और क्या है आगे कि किस तरह से अंक विभाजन है। दिए गए दो पत्रों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। कैसे शब्दों का या अंकों का विभाजन कैसा है? आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं, शुरुआत और अंत की 1 नंबर की रहेगी, विषय वस्तु 3 नंबर की रहेगी और भाषा 1 नंबर की रहेगी कि किस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले आप देखेंगे कि आपको अपनी छोटी बहन को बताना है। परीक्षा भवन काखागा, राजा पार्क, आगरा, दिनांक इतना। प्रिय अनुजा रिया, अनुजा मीन्स छोटी बहन। शुभ चिरंजीव, मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि तुम भी वहां पर कुशल होगी। आज मैं इस पत्र के द्वारा तुम्हें जल के महत्व पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। जल हमारे जीवन की परम आवश्यकता है। हवा के बाद जल हमारी दूसरी प्राथमिक आवश्यकता है। आज हमारी नई पीढ़ी के द्वारा जल का बहुतायत से दुरुपयोग किया जा रहा है। जल के बिना हम अपने जीवन के एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक दिन की भी। सोचो, यदि जल ना हो तो हम पीने के अलावा अपने दैनिक कार्यों को बिना जल के कैसे संपन्न कर सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज कर दिया है, वरना शीघ्र ही जल धरती से समाप्त हो जाएगा और हमारा जीवन भी बिना जल के समाप्त हो जाएगा। वो भी तड़प तड़प के समाप्त होगा, अचानक से नहीं। अतः हम सबको जल संरक्षण, ठीक है, प्रिजर्वेशन, प्रत्येक प्रयास अवश्य करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात पर अमल करोगी और अपने आसपास सभी को जल संरक्षण के महत्व को बताने में, भविष्य के लिए जल बचाने में और आने वाली पीढ़ी के जीवन को सुखमय बनाने में अपना योगदान दोगी। घर में माता पिताजी को मेरा सादर प्रणाम देना। तुम्हारा अग्रज, अग्रज मीन्स बड़ा भाई। हुआ पत्र समाप्त। यूं मिलेंगे आपको 5 नंबर। वेरी नाइस। चलते हैं अगले पत्र की ओर, जो कि औपचारिक है। परीक्षा भवन काखागा, राजा पार्क, आगरा, सेवा में वन अधिकारी, वन विभाग, भारत नगर, आगरा। विषय लिखना है औपचारिक पत्र में सूखते जा रहे पेड़ पौधों की जानकारी के लिए पत्र। ठीक है महोदय, सविनय निवेदन है कि आपके वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वन महोत्सव पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में कुछ पेड़ पौधे लगाए गए थे, परंतु बारिश न होने के कारण वे सूखते जा रहे हैं। आपके विभाग के माली भी पेड़ पौधों की सिंचाई नहीं करते हैं। इस विषय पर हमने आपके क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत भी की।
लेकिन हमारी बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। पेड़ हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए कितने आवश्यक है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ पौधों को लगाने के साथ साथ उनका उचित रखरखाव यानी कि सिंचाई आदि भी आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने कर्मचारियों को उचित निर्देश देकर हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें या कृपा करें। मैं और मेरे क्षेत्र के निवासी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय काखागा दिनांक लिख दिया। पत्र समाप्त। 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा 6वां, जिसमें लिखना है आपको क्या विज्ञापन, यस, और विज्ञापन कैसा होना चाहिए? आकर्षक, क्योंकि विज्ञापन तो देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। सोने के आभूषणों के विक्रेता कल्याण ज्वेलर्स के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए, अथवा अपने विद्यालय की नई ब्रांच हेतु लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। आकर्षक मैं जोड़ती हूं शब्द हमेशा, क्योंकि विज्ञापन आकर्षक होंगे तभी मजा आएगा देखने में भी, और ऑडियंस और पब्लिक जो है वो जाएगी भी। कितने नंबर का है? 2.5, मतलब 2.5 नंबर का। तो 6वां प्रश्न है का है, तो इसमें खा भी होगा। तो यहां पर या तो ये करना है या ये करना है। खा में क्या है आइए देखते हैं। आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है, इसकी जानकारी देते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा या तो ये या तो ये। आपके नगर में मिठाई की एक नई दुकान खुली है, मिठाई की दुकान, उसके प्रचार के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अब हमें विज्ञापन लिखना है। कैसे लिखेंगे, क्या है उसकी आवश्यक बातें, उन पर ध्यान दे देते हैं। विषय वस्तु 1 अंक, प्रस्तुति 1 अंक, भाषा आधा अंक, 2.5 अंक हो गए हैं। ठीक है, किस तरह से आपने विषय वस्तु को कवर किया है, जो टॉपिक है उसको किस तरह से आपने चित्र और शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। प्रस्तुति वही कि क्रिएटिविटी कहाँ है, भाषा किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। चलें आगे। यस, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर में पहली बार सोने चांदी की बहार। कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में नए डिजाइन के आभूषणों की भरमार। आइए अपने मनपसंद आभूषणों को चुनिए और सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। चुनिंदा डिजाइनों पर आकर्षक छूट जल्दी कीजिए। उत्तम गुणवत्ता, उचित मूल्य। कल्याण ज्वेलर्स, कनॉट पैलेस, नई दिल्ली। आप चाहें तो कुछ आकर्षक से ऐसे कुछ गहने वहने बना सकते हैं, कुछ है ना, ज्वेलरी बना सकते हैं। मुझे इतनी अच्छी ज्वेलरी नहीं आती, इस तरह के कुछ बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका नेकलेस हो गया, और भी सुंदर तरीके से सुंदर है ना, कंगन मंगन बना सकते हैं आप अच्छे अच्छे। और यदि समय है तो आप इसमें चित्र भी बना सकते हैं, जिससे और आकर्षक लगे और चित्र को देखकर ही लगे जैसे कि बिल्कुल गोल्ड या डायमंड्स, या इस तरह से आप कुछ डायमंड को चमकाते हुए कुछ भी लिख दें, शाइन करते हुए कुछ भी, मतलब लगे कि ये चित्र ऐसे हैं जैसे कि वाह, बिल्कुल कल्याण ज्वेलर से, और सब उस दुकान पर जाने के लिए मजबूर हो जाएं। ठीक है, ये हो गया। अगला कौन सा है? आदर्श पब्लिक स्कूल आ गया आपके शहर में। आदर्श पब्लिक स्कूल लखनऊ यूपी, नए सत्र हेतु सभी कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए क्या करें? www.adarshpublicschool.in। प्रवेश प्रारंभ स्कूल का एक चित्र बना दीजिए। यहां पर जल्दी कीजिए, छात्राओं के लिए प्रवेश शुल्क पर 50% की छूट। प्रवेश परीक्षा, प्रवेश भी लेना पड़ेगा आपको, है ना। इतना ये लिख दिया। समय 10 बजे, सभी कक्षाओं हेतु हवादार कक्षाएं, पानी व खुले मैदान की उचित व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य। संपर्क सूत्र लिख दिया है, चाहे तो आप मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, दूरभाष। इस तरह से आप आदर्श पब्लिक स्कूल का ऐड दे सकते हैं। वाटर किंगडम आपका स्वागत करता है, नया वाटर पार्क खुला है ना, तो ये इस तरह से आप कुछ अपने चित्रात्मक तरीके से वाटर पार्क का चित्र बना दें। अपने परिवार के साथ अवश्य पधारें। आकर्षक झूले, रेन डांस, जॉन मैजिक शो, परिवार सहित पधारने पर एक बच्चे की टिकट फ्री। संपर्क करें। आइए आइए, जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जगदीश स्वीट्स, ओ मैम जी, आ गई है मिठाई। मिठाइयों का चित्र बना दीजिए बहुत अच्छे से, और जब मिठाइयाँ दिखेंगी तो खाने के तो सभी शौकीन होते हैं और जाएंगे ज़रूर। जगदीश स्वीट्स, उत्तम गुणवत्ता, उत्तम दाम, विशेष दिनों पर विशेष छूट, शुद्ध मिठाई, डिब्बा नहीं,
डिब्बा नहीं तौला जाता, मतलब सोचो सिर्फ मिठाई तौलते हैं। गुंद पाक, मोती पाक, गोंदगिरी लड्डू, रबड़ी लड्डू, स्पेड ड्राई फ्रूट, शुगर फ्री, स्पेशल नमकीन, पता मेन बाजार, आगरा कैंट, फोन नंबर कुछ भी लिख दीजिए, ईमेल नंबर लिख दीजिए, और इस तरह से आप स्वीट्स का जो शॉप खोलना चाहते हैं उसका विज्ञापन दे दीजिए। ठीक है, हाँ, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ हमारा, जो कि है संदेश लेखन। इसमें भी का है, खा भी है, और ये भी आपका 2.5 मतलब 2.5 नंबर के हैं। या तो आपको ये लिखना है या तो आपको ये लिखना है। ठीक है बेटा, अपनी छोटी बहन को खेल प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने पर लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए, या फिर अथवा स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। का है ये 7वें का, तो इसमें से या तो ये या तो ये। अब खा क्या पूछता है, दिवाली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए, अथवा होली के त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक एक संदेश लिखिए। ये भी आपका 2.5 अर्थात 2.5 नंबर का है। देख लेते हैं अंक विभाजन किस तरह से है। रचनात्मक प्रस्तुति, किस तरह से आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, 1 अंक। विषय वस्तु, जो भी विषय दिया है उसको किस तरह से आपने कवर करते हुए लिखा है, 1 अंक। भाषा, किस तरह के शब्दों का आपने प्रयोग किया है, आधा अंक, और हो जाएगा आपका 2.5। बधाई संदेश यहां लिख दिया आपने 29/7/2022 रात्रि 10:15 बजे। प्रिय संजना, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि क्रिकेट प्रतियोगिता में तुमने सफलता प्राप्त की और जिला स्तरीय टीम में तुम्हारा चयन हुआ है। ईश्वर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे और तुम सफलता की नई ऊंचाइयों को छुओ। शुभकामनाएं, स्वाति। शुभकामना संदेश रात्रि 10:30 बजे, दिनांक 30 जुलाई 2022। प्रिय अंशुल, देश की एकता और अखंडता के प्रतीक 74वें स्वतंत्रता दिवस की तुम्हें सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि हम सब भारतीय हैं। देश भर में हर्षोल्लास से मनाए जा रहे राष्ट्रीय पर्व की पुनः शुभकामनाओं सहित आबासा लिख दीजिए। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हो गई। और इस तरह से आप, हाँ एक और बात बेटा, जो संदेश लिखेंगे ना वो बॉक्स के अंदर लिखना है आपको, ऐसे ही पेज पर नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। विज्ञापन भी आपको एक इस तरह से बना लेना है ना, और उसके बाद, और ये नहीं कि इतना बड़ा पेज और छोटा सा हमने बना दिया और उसमें लिख दिया, सारे पेज को कवर करते हुए लिखना है। मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, यहाँ से आपका मार्जिन है, तो आप संदेश बिल्कुल इतने अच्छे से बनाइए पूरे में, और यहाँ लिख दीजिए संदेश और फिर अच्छे से लिखिए। ठीक इसी तरह से विज्ञापन को भी आप कवर करेंगे। मैंने देखा है बहुत से बच्चों को कि क्या करते हैं, जैसे प्री बोर्ड्स या किसमें पेज इतना बड़ा है लेकिन संदेश के लिए इतना सा बॉक्स बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पूरे पेज को कवर करिए, तब तो आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे और बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा ना चेकर को, तो वो आपको अंक प्रदान करेंगे। ठीक है, हो गया। अगला क्या है, दीपोत्सव मंगलमय हो। 29 नवंबर 2021-22 जो भी लिखना हो आपको, प्रातः 9 बजे। प्रिय आदरणीय, जिसको भी आपको देना है। जगमगाते दीपों से प्रकाशित इस मंगल बेला में विघ्नहर्ता गणेश एवं मां लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बरसे। आपका घर धन धान्य सुख शांति और प्रसन्नता से भर जाए। अब दीप की बात हुई है तो यदि आप दीपक का चित्र बना दें तो अति उत्तम होगा। इस तरह से आप दीपक का चित्र बना दीजिए। जहां दीपक दिखता है लगता है कि दिवाली आई क्योंकि दीपों का त्यौहार ही तो दिवाली है। तो आप इस तरह से दोनों तरफ छोटे छोटे दीपक बना दीजिए। शुभ दीपावली लिख दीजिए। दीपोत्सव मंगलमय हो ये तो लिखना ही है, साथ ही साथ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी यहाँ लिख सकते हैं और अच्छा लग जाएगा वो। ठीक है, दीप से दीप जल गए आज अंधेरे सब मिट गए। कितने अच्छे से लिखा है। आओ हम भी एक दीप जलाएं जो जग के दुख हर ले और प्रेम का प्रकाश फैलाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको सपरिवार दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई। सौरभ, स्मिता। ये हो गया आपका विज्ञापन। ओके, संदेश इस तरह से हम कर सकते हैं। अब है रंगोत्सव की बधाई। रंगोत्सव मीन्स होली। यस, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, दिन, ठीक है, और रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो यहाँ पर होली की एक पिचकारी बना दें आप चाहें तो। इस तरह से आप पिचकारी बनाने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ। मान लीजिए पिचकारी है, ऐसे ऐसे करके आप पिचकारी बना दें। लगना चाहिए कि इसमें पिचकारी बनी है।
ठीक है। तो पिचकारी बना दीजिए, जहां पिचकारी दिख जाएगी तो तुरंत लगेगा कि रंग से है और होली का है, ठीक है। आया समझ में। कई रंगोली बना दीजिए, जैसे एक रंगोली ऐसे प्लस करके बनाते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ, है ना। रंगोली बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी आती होंगी, आई नो, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। इस तरह से प्लस करके भी हम रंगोली बना सकते हैं और हमारे घर को सजा सकते हैं। ये प्लस वाली रंगोली हो गई। पिचकारी हो गई, तो एक ही जगह नहीं बनाएंगे, इस कॉर्नर पे एक पिचकारी बना दी, यहाँ कुछ बना दी, यदि समय है तो, ठीक है। अब क्या लिखा है, 4 मार्च 2022 प्रातः 10 बजे। प्रिय मित्र, मीठी गुजिया और गीतों की बहार, रंगों की वर्षा और गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें लाएं खुशियों की बौछार, आपको मुबारक हो होली का त्योहार। आपको प्यार, सौहार्द, विश्वास, उत्साह, अपनत्व और उमंग के रंगों से रंगी होली सपरिवार शुभ हो। रंगोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, सुमित। इस तरह से होली की बधाई दे दीजिए। और ये हो गया हमारा पेपर नंबर 4 सॉल्व। आशा करती हूं कि आपने बहुत अच्छे से इस पेपर को, इस वीडियो को सुना होगा, समझा होगा और अपने अंदर आत्मविश्वास के गुण को विकसित किया होगा। आत्मविश्वास को हमेशा विकसित रखिएगा, ये आपको कहीं भी हारने नहीं देता है, ये आपको कहीं भी निराश नहीं होने देता है। मेरे बच्चों, आत्मविश्वास हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है और आत्मनिर्भरता हमें सफलता की ओर ले जाती है। जहां आत्मविश्वास है वहां आत्मनिर्भरता होगी और आत्मनिर्भरता है तो हम सफल हो ही जाएंगे। आत्मविश्वास के साथ पेपर दीजिएगा, बहुत अच्छे से खुद पर भरोसा रखकर याद कीजिएगा, देखिएगा। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक बार बार आप वीडियोस देखें और उनमें जो भी जितना भी आप प्रयास करें लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए कि ठीक है, अविज्ञापन लेखन आया, विषय देख लीजिए, आपने अपने आप लिखा, फिर वीडियो से चेक कीजिए कि ओके मैंने ये गलतियां कर ली। जब तक हम अपनी गलतियों को ढूंढते रहेंगे ना, मतलब हमारी गलतियां सुधरती रहेंगी। हम ही यदि हमारी कमियों को ढूंढ लेते हैं तो इससे क्या होता है, हम हमारी गलतियों को सुधार लेते हैं और परिणाम बहुत अच्छा आता है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से और आपकी हिंदी मैडम लाली मैडम की तरफ से आपको टर्म 2 परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से पेपर देकर आएंगे, बहुत अपने आत्मविश्वास को जागृत रखेंगे और परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। परीक्षा से पूर्व की जो तैयारी होती है बेटा, वो हमें बहुत अच्छा परिणाम दिलाती है। इसलिए आप परीक्षा से पूर्व इतनी मेहनत कीजिए, खाते पीते भी रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए। गर्मी बहुत है तो पानी और जो पेय पदार्थ हैं उनका भी सेवन करते रहिए और अपना ध्यान रखते हुए परीक्षा में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स आप सबके लिए लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री, ठीक है। आपका बस हमें इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट।